कहानी की शुरुआत एक आदमी गार्ड से होती है जो अपनी गर्भवती पत्नी को तूफान के दौरान अस्पताल ले जाता है। दुर्भाग्य से उसकी पत्नी पर आकाशीय बिजली गिर चुकी थी। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की लेकिन वे उसे बचा नहीं सके। जब गार्ड को इस दुखद खबर के बारे में बताया गया तो उसका पहला सवाल अपने बच्चे के बारे में था। उसे बताया गया कि उसका बेटा समय से पहले पैदा हुआ है और उसे अल्बिनिज्म नामक एक बीमारी है जिसमें शरीर में रंग द्रव्य पिगमेंट की कमी हो जाती है। गार्ड जब मातृत्व वार्ड में अपने बेटे को देखने गया तो उसने देखा कि बच्चे के शरीर पर बिल्कुल भी बाल नहीं थे और उसकी त्वचा पूरी तरह सफेद थी। यह देखकर गार्ड इमोशनली टूट गया और उसने उस बच्चे को अपना मानने से इनकार कर दिया। गार्ड के इस रवैये के कारण वह बच्चा अपने दादा के साथ बड़ा हुआ, लेकिन एक दिन अचानक उसके दादा का निधन हो गया। पुलिस मौत की जांच के लिए आई और उन्हें घर के बेसमेंट में एक छोटा लड़का मिला। इस बात की सूचना स्थानीय शेरिफ सेड्रिक को दी गई, जिन्होंने शहर के अनाथालय की निदेशक जेसी को मदद के लिए बुलाया। पुलिस को शक था कि इस लड़के, जिसका नाम जेरमी था, को जानबूझकर बेसमेंट में छुपाकर रखा गया था ताकि लोग उसकी असामान्य शक्ल सूरत न देख सकें। जब जेरमी की मुलाकात पुलिस से हुई तो उसने बताया कि उसके दादा कॉफी बना रहे थे, तभी अचानक गिर पड़े और उनकी मौत हो गई। थोड़ी देर बाद जेरमी ने जेसी को यह भी बताया कि वह बेसमेंट में इसलिए रहता था क्योंकि सूरज की रोशनी उसकी आंखों में जलन पैदा करती थी। हालांकि जेरमी कभी स्कूल नहीं गया था, फिर भी उसने हजारों किताबें पढ़कर बहुत सारा ज्ञान हासिल कर लिया था। जेसी को समझ आ गया कि जेरमी कोई साधारण बच्चा नहीं है, इसलिए उसने उसे अनाथालय ले जाने का फैसला किया। जब जेरमी अपने नए घर यानी अनाथालय पहुंचा तो वह तुरंत सबका ध्यान आकर्षित करने लगा। उसकी पूरी तरह से सफेद त्वचा के कारण बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे। अगले दिन दोपहर के खाने के समय जेरमी अकेले बैठकर अपना खाना खा रहा था। तभी जॉनी नाम के एक लड़के और उसके दोस्त ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। वे जेरमी से जबरदस्ती नाक में चम्मच डालने के लिए कहने लगे, लेकिन जेरमी ने उनकी बात नहीं मानी। उसने चुपचाप एक चम्मच उठाई और अपने अंगूठे से उस पर दबाव डाला। कुछ ही सेकंड में पास पड़ोस में रखी सारी धातु की चीजें उस चम्मच से चिपकने लगीं। यह देखकर कमरे में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। अब सबको समझ आ गया था कि जेरमी कोई साधारण बच्चा नहीं है, बल्कि उसमें कुछ खास है। उसी दिन जेसी उसे एक डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने जेरमी की अच्छी तरह से जांच की और बताया कि भले ही उसके शरीर पर एक भी बाल नहीं है, लेकिन वह पूरी तरह से स्वस्थ है। डॉक्टर ने यह भी बताया कि जेरमी की आंखों के लिए खास लेंस कुछ ही दिनों में आ जाएंगे, जिससे वह धूप में भी बिना किसी परेशानी के बाहर जा सकेगा। जेरमी अपने उम्र के बच्चों से बहुत ज्यादा होशियार था, इसलिए जेसी ने उसे एक विशेष स्कूल में दाखिला दिलाया। एक दिन कक्षा में शिक्षक बच्चों को बिजली के बारे में पढ़ा रहे थे। इसके लिए उन्होंने हाई वोल्टेज बिजली का एक स्रोत चालू किया। जैसे ही बिजली चालू हुई, जेरमी कांपने लगा। उसकी सहपाठी लिंडसे ने देखा कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है, लेकिन कुछ करने से पहले ही जेरमी ने सारी बिजली अपने अंदर खींच ली। इससे उसका शरीर हवा में उठने लगा। डर के मारे शिक्षक ने तुरंत बिजली बंद कर दी, लेकिन तब तक जेरमी बेहोश हो चुका था। शिक्षक डोनाल्ड ने उसे होश में लाने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने जेरमी को छुआ, उनके हाथों के सारे बाल खड़े हो गए। डोनाल्ड डर गए और जेरमी को तुरंत अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने जेरमी के ऊपर कई तरह के टेस्ट किए, लेकिन उन्हें ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला जिससे पता चले कि जेरमी को बिजली का झटका लगा था। यह बात डॉक्टरों को हैरान कर रही थी, क्योंकि इतनी तेज बिजली के झटके से बिना किसी चोट के बच पाना लगभग नामुमकिन था। इस घटना के बाद शिक्षक डोनाल्ड जेरमी में और भी ज्यादा दिलचस्पी लेने लगे, क्योंकि उसका जिंदा रहना वैज्ञानिक समझ से बाहर था। जब डोनाल्ड पुलिस के साथ जेरमी के बारे में बात कर रहे थे, तभी जेरमी चुपचाप अस्पताल से भाग निकला और अपने पुराने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात लिंडसे से हुई। लिंडसे का कुत्ता जैक जेरमी को देखकर भौंकने लगा, लेकिन जेरमी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। जब लिंडसे ने जेरमी से बात की तो उसने देखा कि आसपास के सभी लोग उन्हें घूर रहे थे। तभी जेरमी ने लिंडसे को एक हैरान करने वाली बात बताई। उसने कहा कि वह लोगों के विचार और उनकी यादों को सुन और महसूस कर सकता है। हालांकि जेरमी को जल्द ही एहसास हुआ कि उसने लिंडसे को अपनी ज्यादा बातें बता दी हैं, इसलिए वह जल्दी से वहां से चला गया। जब जेरमी रेलवे
ट्रैक पार कर रहा था तो शेरिफ सेड्रिक ने उसे पकड़ लिया और उसे अस्पताल वापस चलने को कहा। जेरमी ने शेरिफ को समझाया कि वह इसलिए भाग गया था क्योंकि अस्पताल में उसने अपनी जिंदगी के सबसे बुरे पल गुजारे थे, जब उसके पिता ने उसे छोड़ दिया था। अगले दिन जेसी जेरमी को एक विशेषज्ञ एरन के पास ले गई ताकि उसका आईक्यू टेस्ट किया जा सके। एरन को जेसी की यह बात मानने में शक था कि जेरमी ने सिर्फ किताबें पढ़कर इतना ज्ञान हासिल किया है और वह कभी अपने घर से बाहर भी नहीं गया। जेरमी ने कभी टीवी भी नहीं देखा था क्योंकि उसकी उपस्थिति में सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण काम करना बंद कर देते थे। टेस्ट लेने के बाद डोनाल्ड ने निष्कर्ष निकाला कि जेरमी एक जीनियस है, लेकिन एरन ने बताया कि जेरमी का आईक्यू मापना संभव नहीं है क्योंकि यह सामान्य सीमा से भी कहीं अधिक है। एरन के अनुसार जेरमी अब तक का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था जिससे वे मिले थे। जेसी ने जेरमी से कहा कि वे उसकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन जेरमी ने अनुरोध किया कि उसे उसके दादा के घर वापस जाने दिया जाए। जेसी ने उसे बताया कि वह घर अब बैंक के पास गिरवी रखा गया है और किस्तें न भरने के कारण उसे जल्द ही बेच दिया जाएगा। यह सुनकर जेरमी बहुत उदास हो गया। तभी कमरे की लाइटें टिमटिमाने लगीं और फिर पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। सप्ताह के अंत में जब छुट्टी का दिन था, बच्चों को कैंपिंग ट्रिप पर ले जाया गया। हमेशा की तरह जेरमी चुपचाप एक कोने में अकेला बैठा था। शेरिफ सेड्रिक उसके पास आया और महसूस किया कि जेरमी खुश नहीं है। उस रात आसमान में काले बादल छा गए और बारिश होने वाली थी। जेरमी ने कहा कि जब बारिश होती है तो उसे लगता है जैसे वह खुद भी बारिश का हिस्सा हो। वह हर एक बूंद को महसूस कर सकता है और उसे ऐसा लगता है जैसे बिजली उसी की ओर खींची चली आती है। उसने यह भी बताया कि उसकी दादी कहा करती थी कि बिजली भगवान बनाते हैं, लेकिन जेरमी कभी यह नहीं समझ पाया कि भगवान ने उसकी माँ को उस तूफानी रात क्यों ले लिया। शेरिफ सेड्रिक ने पूछा कि उसे कैसे पता चला कि उसकी माँ की मौत बिजली गिरने से हुई थी। इस पर जेरमी ने खुलासा किया कि उसे अपनी जन्म से पहले की बातें भी याद हैं। अगली सुबह जेरमी जागा और एक लड़का जेरेमी पहली बार प्रकृति का अनुभव करने के लिए जंगल में गया। वहाँ कई छिपकलियां उसके पास आ गईं और एक उसकी हाथ पर चढ़ गई, लेकिन जैसे ही जॉनी और मिच पहुँचे सारे जानवर भाग गए। दोनों लड़के जंगल में शिकार कर रहे थे। जब उन्होंने निहत्थे और कमजोर से दिखने वाले जेरेमी को देखा तो जॉनी ने उस पर बंदूक तान दी। मिच ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर जॉनी नहीं माना। जैसे ही जॉनी गोली चलाने वाला था, उन्हें पास ही दूसरी गोली की आवाज सुनाई दी। वो आवाज की तरफ भागे, जहां उन्होंने देखा कि डिप्टी हार्ले ने अभी अभी एक हिरण का शिकार किया है। बेचारा हिरण अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। जेरेमी ने जब हिरण की आंखों में देखा तो उसे उस मूक जानवर का दर्द महसूस हुआ। जब हार्ले ने उसे हटाने की कोशिश की तो जेरेमी ने उसका हाथ पकड़ लिया और हिरण का सारा दर्द हार्ले में डाल दिया। इससे हार्ले जमीन पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। ये देखकर जॉनी को जेरेमी को गोली मारने का बहाना मिल गया और उसने उस पर बंदूक तान दी, लेकिन आखिरी वक्त पर मिच ने बंदूक ऊपर की तरफ कर दी और जेरेमी को बचा लिया। गोली की आवाज से जेरेमी ने हार्ले को छोड़ दिया, जिसे तुरंत प्रिंसिपल के ऑफिस ले जाया गया। प्रिंसिपल ने जेरेमी से पूछा कि हार्ले को हार्ट अटैक की वजह से अस्पताल क्यों भेजा गया। जेरेमी ने जवाब दिया कि हार्ले को पता ही नहीं था कि उसने उस बेचारे हिरण के साथ क्या किया और उसने सिर्फ हार्ले को हिरण का दर्द महसूस कराया। लेकिन शेरिफ ने उस पर विश्वास नहीं किया। शेरिफ जेरेमी को जेसी के साथ कमरे में अकेला छोड़ गया, जहां जेरेमी ने कबूल किया कि वो वहां और नहीं रहना चाहता। उसने बताया कि उसके आसपास किसी में भी इंसानियत नहीं बची है और वो इसे महसूस कर सकता है। उसने जेसी से ये भी कहा कि वो जानता है कि वो सिर्फ उसकी दोस्त होने का नाटक कर रही है, क्योंकि असली दोस्त किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं रखता। जेरेमी के गुस्से से कमरे के सारे शीशे टूट गए। उधर शेरिफ घर लौटा और डॉक्टर ड्वेन से मिला, जो शेरिफ की पत्नी को देखने आया था। जांच के बाद ड्वेन ने शेरिफ को बताया कि वो नहीं समझ पा रहा है कि एमा अभी तक जिंदा कैसे है, क्योंकि उसकी हालत के हिसाब से उसे महीनों पहले मर जाना चाहिए था। उसने उसे अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह दी, उसे तुरंत अस्पताल ले जाने की सलाह दी, लेकिन शेरिफ ने मना कर दिया, क्योंकि उसका मानना था कि एमा अपने आखिरी दिन घर पर ही बिताना पसंद करेगी। उस रात जेरेमी कैफेटेरिया में अकेला बैठा था। जब डोनाल्ड उसके पास आया तो उसने जेरेमी को समझाने की कोशिश की कि वो औरों से अलग है। जिस दिन डोनाल्ड ने जेरेमी को छुआ था, उसने एक नई ताजगी महसूस की थी, जैसे वो फिर से 18 साल का हो गया हो।
डोनाल्ड ने जेरेमी से पूछा कि क्या उसने कभी अल्बर्ट आइंस्टाइन की आफ्टर लाइफ थ्योरी पढ़ी है, जिसके अनुसार ऊर्जा न तो बनाई जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, ये सिर्फ अपना रूप बदलती है। उसने ये भी बताया कि अगर इंसान अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल कर सके तो वो शुद्ध ऊर्जा में बदल सकते हैं और उन्हें शरीर की जरूरत नहीं रहेगी। डोनाल्ड का मानना था कि जेरेमी को अपनी माँ के एक्सीडेंट की वजह से जो सदमा लगा था, उसने उसके दिमाग का वो स्तर खोल दिया था जो किसी और इंसान ने कभी नहीं छोड़। डोनाल्ड ने माना कि उसे जेरेमी की चिंता है क्योंकि उसने अपना ज्ञान किताबों से हासिल किया है और वो इंसानी दुर्भावना को पूरी तरह नहीं समझता। उसने ये भी कहा कि शायद इंसानियत को जेरेमी के स्तर तक पहुंचने में हजारों साल लग जाए। डोनाल्ड ने जेरेमी की दुनिया में ढलने में मदद करने की पेशकश की और उससे हाथ मिलाने के बाद फिर से ऊर्जा का प्रवाह महसूस किया। जेरेमी ने भी पहली बार कुछ महसूस किया। उसने कभी किसी इंसान को नहीं छुआ था क्योंकि सब उसे छूने से डरते थे। कुछ दिन बाद शेरिफ डिप्टी हार्ले से मिलने उसके घर गया। उसने देखा कि हार्ले ने अस्मिनिया ने अपने सारे हथियार हटा दिए थे। जब पूछा तो हार्ले ने बताया कि जिस दिन उसने हिरण का शिकार किया था और जेरेमी ने उसे हिरण का दर्द महसूस कराया था, उस दिन से उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था। वो उसके जीवन का सबसे भयानक और दर्दनाक अनुभव था और उसे लगा था कि वो मर रहा है। उस अनुभव ने उसे फिर कभी किसी को मारने के बारे में सोचने लायक भी नहीं छोड़ा। हार्ले की बात सुनकर शेरिफ ने जेरेमी से मिलने का फैसला किया। उसने जेसी से इजाजत ली और जेरेमी को अपने घर ले गया। उम्मीद थी कि वो उसकी पत्नी की मदद कर सकता है। घर पर जेरेमी ने एमा के सिर पर हाथ रखा ताकि उसकी सोच को समझ सके। उसने शेरिफ को बताया कि एमा अपना शरीर तब तक नहीं छोड़ सकती जब तक उसे यकीन न हो जाए कि उसका बेटा और पति उसके जाने के बाद ठीक रहेंगे। शेरिफ ने अपने बेटे स्टीव से सालों से बात नहीं की थी। जब जेरेमी ने स्टीव के बचपन की एक ऐसी बात बताई जो सिर्फ परिवार जानता था, तो शेरिफ को यकीन हो गया कि जेरेमी सच में एमा से बात कर सकता है। एमा ने आखिरी पल के लिए अपनी आंखें खोली, शेरिफ से अलविदा कहा और शांति से चल बसी। जब स्टीव को ये खबर मिली तो वो तुरंत घर लौट आया और सालों की दूरी के बाद अपने पिता को गले लगाया। कुछ दिन बाद लिंडसे ने जेरेमी को पार्क में मिलने के लिए बुलाया। वो जानना चाहती थी कि लोग अंदर से कैसा महसूस करते हैं। जेरेमी ने समझाया कि ज्यादातर लोग अपने आसपास की दुनिया से कटे हुए हैं। जब लिंडसे नहीं समझी तो उसने विस्तार से बताया कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि इंसानी दिमाग कुछ सीमाओं में ही सोच सकता है। इसी वजह से लोग ये नहीं समझ पाते कि दुनिया की हर जीवित चीज किसी न किसी तरह से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अपनी बात साबित करने के लिए जेरेमी ने लिंडसे का हाथ पकड़ा और दोनों एक दूसरे के दिमाग पढ़ सके। इस दौरान लिंडसे को पता चला कि जेरेमी के पिता उसे उसके पैदा होते ही छोड़ गए थे, जिससे वो बहुत भावुक हो गई। एक दूसरे को पूरी तरह समझने से वो करीब आ गए, लेकिन लिंडसे के पिता ने उन्हें एक साथ देख लिया और गुस्से में जेरेमी पर चिल्लाए। जेसी जेरेमी को बचाने के लिए जल्दी से आ गई, लेकिन जाने से पहले लिंडसे के पिता ने उसे अपनी बेटी से दूर रहने की चेतावनी दी। इतने दुख झेलने के बाद जेरेमी ने शहर छोड़ने का फैसला किया। जाने से पहले वो आखिरी बार बास्केटबॉल कोर्ट गया, जहां उसका सामना जॉनी और उसके दोस्तों से हुआ। उनकी झड़प के दौरान जेरेमी ने जॉनी को छुआ और उसके बचपन की एक दर्दनाक याद को उजागर किया। बचपन में जॉनी को उसके सौतेले पिता ने बुरी तरह पीटा था, जिसने उसे वो गुस्सैल नौजवान बना दिया था जो वो अब था। जब जेरेमी ने इस घटना का जिक्र किया तो जॉनी गुस्सा और शर्मिंदा हुआ और उसने जेरेमी को गंदे पानी में फेंक दिया। जैसे ही जेरेमी वापस उठा, उसके आसपास की सारी धातु की चीजें उसकी तरफ बढ़ने लगीं। अचानक उस पर बिजली गिरी, जिससे सब डर गए। बिजली गिरने से सब जमीन पर गिर पड़े। जब वो उठे तो जॉनी अभी भी बेहोश था और बाकी सब घबरा गए। जेरेमी ने अपने शरीर का इस्तेमाल करके जॉनी को बिजली का झटका दिया और उसे होश में लाया। इसके बाद जेरेमी अपने पुराने घर लौट गया और बेसमेंट में गया, जहां सारी किताबें गायब थीं। वो वहां चुपचाप बैठा रहा जब तक जेसी नहीं आ गई। उसने माना कि वो उसे पहली बार देखते ही समझ गई थी कि वो कोई आम बच्चा नहीं है। जेसी ने उससे वादा किया कि वो उसे रहने के लिए एक बेहतर जगह ढूंढने में मदद करेगी। जेसी ने जेरेमी से पूछा कि क्या वो उस पर भरोसा करता है। डोनाल्ड जल्द ही वहां आ गया और जैसे ही वो कार की तरफ बढ़े, उनका सामना हार्ले और शेरिफ से हुआ, जो जेरेमी को लेने आए थे। जब उनसे उनके इरादों के बारे में पूछा गया
तो ये साफ हो गया कि जेसी और डोनाल्ड उसे वापस अनाथालय नहीं भेजना चाहते थे। उनकी मदद करने के लिए शेरिफ ने हार्ले को जाने के लिए कहा, लेकिन हार्ले ने मना कर दिया। उसने मुख्यालय से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन शेरिफ ने उसका डिवाइस छीनकर फेंक दिया। जेरेमी ने तब सबको अलविदा कहा और खेतों में भाग गया। उस पर फिर से बिजली गिरी, लेकिन वो तब तक भागता रहा जब तक वो गायब नहीं हो गया। सबको समझ आ गया कि जेरेमी एक बेहतर जगह चला गया है। उसका दिमाग इस हद तक विकसित हो गया था कि उसे अब इस दुनिया में रहने के लिए शरीर की जरूरत नहीं थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।